हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स में प्रैक्टिस क्लास देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छी क्लास दी जाए। ठीक है, अब आप लोगों की फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस भी कंटिन्यूटी से आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको देखते हैं, सीखते हैं। आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, सभी फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया। देखिए, सबसे पहले बोला गया दो पासों को फेंकने पर, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और अंकों का योगफल अभाज्य संख्या होने का समुच्चय बताइए। अंकों का योगफल, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है समुच्चय बताइए। लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। तो अब क्योंकि अंकों का योगफल अभाज्य संख्या हो ये बात करनी होती तो ये एक आसान प्रक्रिया थी, लेकिन इनका पूरा समुच्चय लिखना है तो इसके लिए आपको सारे दो पासों को फेंकने पर समस्त जो घटनाएं होती वो लिखना आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया है प्रायिकता चैप्टर में, फिर भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए, दो पासे जब फेंके जाते हैं तो हो सकता है क्या क्या घटनाएं संभव हो सकती है वो देखिए। जब दो पासे फेंके जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए और दूसरे पर दो आए। ठीक है, सॉरी, एक आए और दूसरे पर भी एक ही आए, दोनों पर एक एक आ सकता है। या हो सकता है पहले पर तो एक आए दूसरे पर दो आए, ऐसा हो सकता है। या एक के साथ तीन आ सकता है, या एक के साथ चार आ सकता है, या एक के साथ पांच आ सकता है, या फिर एक के साथ छह आ सकता है। यही घटनाएं आपको एक के साथ देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं दूसरे पासे में दो के साथ एक आ सकता है ना, या फिर दो के साथ दो आ सकता है, या फिर दो के साथ तीन आ सकता है, दूसरे पर दो के साथ चार आ सकता है, दो के साथ पांच आ सकता है, दो के साथ छह आ सकता है। देखिए, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि ये जो दो पासे फेंके जाते हैं तो कुल घटनाएं 36 होती हैं। दो पासे जब गिरते हैं तो उस पर जो जो घटनाएं संभव है, हो सकता है कि किसी पर दो दिख रहा हो तो किसी पर चार दिख रहा हो। दो पासे फेंके गए तो किसी समय किसी पे एक दिख रहा हो, दूसरे पे पांच दिख रहा हो, ऐसा संभव है। तो ये जो समुच्चय है इनको मैं लिख रहा हूं और ऐसे 36 समुच्चय होंगे। तो ये भी आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा जब दो पासे फेंके जाए। तो प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल घटनाएं 36 होंगी जब दो पासे फेंके जाएंगे, और वो कौन सी घटनाएं वो हम लिख रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है यही सारी घटनाएं तीन के साथ हो, तीन के साथ एक आए, तीन के साथ दो आए, मतलब पहले पासे पे तीन दिखे तो दूसरे पे दो दिख सकता है, पहले पे तीन, दोनों पे तीन तीन दिख सकता है, तीन के साथ चार दिख सकता है, तीन के साथ पांच दिख सकता है, और तीन के साथ भी छह दिख सकता है। ये हो सकता है। अब इसके बाद यही चीज चार के साथ हो सकती है, 4,1, 4,2, चार के साथ तीन। ये सारी चीजें आपको मैं सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यही सब पांच के साथ देखने को मिल सकता है, पांच के साथ एक, पांच के साथ दो, पांच के साथ तीन, पांच और चार देखने को मिल सकता है, पांच और पांच देखने को मिल सकता है। देखिए, ऐसे क्या है, ऐसे सभी घटनाएं आप लिख सकते हैं आसानी से। ऐसे ही छः के साथ आप देखेंगे 6,1, 6,2, 6,3, या फिर 6,4, या फिर 6,5 और 6,6। अब इसके आगे कुछ भी देखने को आपको नहीं मिल सकता। यही घटनाएं देखिए, हर लाइन में 6-6 घटनाएं आपको दिख रही हैं और कुल आप देख रहे हैं 36 घटनाएं होंगी, है ना। ऐसी 36 घटनाएं होंगी जब दो पासे फेंके जाएंगे। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है एक वर्ड की प्रतिदर्श समष्टि। मैंने आपको कई बार बताया कि जो ये वर्ड होता है प्रतिदर्श समष्टि, इसका अर्थ होता है कुल घटनाओं की संख्या या कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। ठीक है, तो दो पासों को फेंकने पर कुल घटनाएं 36 मिलती हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। चलिए, अब देखिए, हम इससे सारे पॉसिबल क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन पहले आप ये देखिए, यहाँ पर बोला गया दो पासे फेंके गए तो अंकों का योगफल अभाज्य हो। देखिए, अंकों का योग मतलब इनको अगर जोड़े अभाज्य हो, तो एक और एक जोड़ेंगे दो आएगा, ये अभाज्य है। पहले इसी को देख लेते हैं, अभाज्य है क्योंकि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, आपको मालूम है। तीन भी अभाज्य होता है, चार अभाज्य नहीं है, पांच अभाज्य होता है, और 5, 1, 6 यहाँ पर योगफल 6 हो रहा है, ये अभाज्य नहीं होगा। 6 एक साथ ये होगा अभाज्य। देखिए, इन समुच्चयों का योगफल अभाज्य पहली लाइन में मिल गया। दूसरी लाइन में देखिए, यहाँ से 3 और ये 4 तो अभाज्य होता नहीं, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है अभाज्य, और कोई नहीं होगा। यहाँ से 3 संख्याएं मिली। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या क्या मिलेगी, ये देखिए 5 और ये 7 और कोई नहीं, क्योंकि 9 जो है वो भाज्य संख्या होती है। यहाँ पर 6 3 9 होगा। 9 कैसी संख्या है, विषम भी है और भाज्य भी है क्योंकि 3 से कट जाती है 9। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो या तो 1 से कटे या अपने आप से कटे, और किसी से कटे ही ना। ठीक है, तो जैसे ये 4 1 5 हुआ, ये यहाँ पर योगफल अभाज्य है।
इसी तरीके से इस लाइन में देखिए 7 अभाज्य है, 4 4 8 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं, यहाँ से एक ही मिला सेट, एक ही समुच्चय मिला। यहाँ से देखिए आप 7 वाला ये एक मिला, 9 नहीं होता, 6 5 11, एक ये मिला, 2 सेट यहाँ से मिले। और यहाँ से देखेंगे, देखिए 7 मिलेगा और आपका ये 11 मिलेगा, 2 यहाँ से। तो ये सारे टिक कर लिए जो अभाज्य वाले हैं। तो आपको अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ही लिखना था, तो समुच्चयों को नोट करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको यहाँ से लाइन मैंने बना दिया। अब ये सारे समुच्चय लिखेंगे जो अभाज्य है, अभाज्य संख्याओं के समुच्चय, मतलब अभाज्य संख्याओं का क्या, बल्कि योग अभाज्य हो, योग अभाज्य संख्याओं का जो योगफल जिसमें अभाज्य हो, है ना। देखिए 1 और 1 को जोड़ने पर 2 हो रहा है, 1 और 2 को जोड़ने पर, इसने यही कहा था ना कि अंकों का योगफल अभाज्य संख्या हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आपका देखिए पहला सेट 1,1 हुआ, ठीक है भाई, 1,2 हुआ, ये भी ठीक है, 1 और 4 हुआ, ये भी ठीक है, इसका जोड़ने पर 5 हो रहा है, 1 और 6 7 हो रहा है, ये भी ठीक है। ये आपका समुच्चय आ गया। इसके बाद देखिए दूसरी लाइन से समुच्चय देखिए, तो 2,1 यहाँ भी आप देख रहे हैं अभाज्य है, और 2,3 ये भी अभाज्य है। इसी तरीके से 2,5 भी अभाज्य है। इस लाइन का भी हो गया, इस लाइन का भी हो गया, ठीक है। अब तीसरी लाइन में क्या क्या था देखिए, 3,1 था, 3,2 था, ऐसे ही 3,4 है, और कुछ नहीं है आगे, ये भी हो गया। इसमें देखिए 4,1 है, 4,3 है, और कोई नहीं है अभाज्य। यहाँ से देखें तो 5,2 है, 5,2 के बाद 5,6 है, क्योंकि 6 5 11 होता है और 11 अभाज्य संख्या है, ठीक है। आखिरी लाइन में देखते हैं, यहाँ पर हो गया 5 वाले तक हो गया, 6 वाले में 6,1 है अभाज्य, और 6,5 है। ये सारे अभाज्य संख्याओं के समुच्चय हैं जिनमें योगफल अभाज्य हो रहा है। देखिए जोड़ने पर अभाज्य हो रहा है, 1 1 2 अभाज्य है, 2 1 3 अभाज्य है, 4 1 5 अभाज्य। तो ये जो समुच्चय है यही आपको बताना था, यही प्रश्न में पूछा था उसने, ये आपने लिख लिया। अब इसी प्रकार से यहाँ से योगफल सम हो, योगफल विषम हो, ऐसा घुमा के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपका आंसर हो चुका है पहले क्वेश्चन का, और चीज़ें भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न बने तो कम से कम आपसे छूटे ना और आप कर पाए। अब मान लेते हैं कि विषम योगफल विषम संख्या हो, ध्यान रखें ऐसा समुच्चय लिखना हो जिसमें योगफल विषम, ध्यान ना योग की बात मैं कर रहा हूं, जोड़ने पर समुच्चयों को विषम संख्या प्राप्त हो। तो देखिए जरा विषम देखते हैं। अब विषम में तो देखिए ये 2 1 3 विषम होगा, 2 तो सम होगा, ये लिया नहीं जाएगा, 4 सम होगा, लिया नहीं जाएगा, ये देखिए यहाँ से विषम होगा 5, और ये वाला भी आपका विषम होगा 6 1 7। यहाँ पर 3 विषम होगा और 5 विषम होगा, और 5 2 7 विषम होगा, और कोई विषम नहीं है। यहाँ से देखिए 5 7 और ये 9, ये भी इस बार शामिल हो जाएगा क्योंकि 6 3 9 विषम में आता है। यहाँ से 5 4 3 7 और ये 9, ये भी शामिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 7 और 5 4 9 और 6 5 11, ये भी शामिल रहेगा। यहाँ से 7 और 6 3 9 और 6 5 11, ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से हर सेट में, हर लाइन में 3 3 ऐसे पेयर हैं जो विषम है। तो विषम के पेयर आप चाहे लिख लीजिए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, इसमें जोड़ने पर देखिए विषम हो रहा है, 4 1 5 विषम है, 2 1 3 विषम है। ऐसे ही 1 के साथ 6, 6 1 7, ये भी विषम है। दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं 2 से 1 और 2 से 3 और इसी प्रकार से 2 से 5, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे में देख रहे हैं आप 3 2 3 4, 3 के साथ 6, और 4 वाले में देख रहे हैं 4 के साथ 1, 4 के साथ 3 और 4 के साथ 5, ठीक है। इसी के साथ 5 में देखेंगे तो 5 के साथ 2 7 हो गया, 5 2, और 5 के साथ 4 ये 9 हो गया, और 5 के साथ 6 11 हो गया, ये हो गया। 6 के साथ देखेंगे तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 3, 6 के साथ 5, 6 5 11, ये सारे के सारे विषम संख्याओं के समुच्चय आपके सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार से सम देख लेंगे, इसी प्रकार से सारी चीजें देख सकते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगर इस पर बेस्ड कुछ भी आता है तो आप कर पाएंगे, और बाकी अगर आपको कुछ और समझने में दिक्कत हो रही तो प्रायिकता चैप्टर को आप देख लीजिए, वहां मैंने इसको बहुत डिटेल में चैप्टर वाइज में समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x³
-1/x³ का मान बताना है क्वेश्चन मार्क, और यदि x - 1/x बराबर 3/2। ठीक है, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपके इसमें। तो क्यूब वाला फॉर्मूला देखिए, आपको एक तो फॉर्मूला ये भी होता है x - 1/x का होल क्यूब। क्या होता है? x³ और माइनस वाले में सब माइनस ही रहता है, -1/x³ -3 और ये x - 1/x। इस सूत्र को याद रखिए, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, अब यहाँ x³ की जगह a³ 1/a³ ऐसा हो जाए तब भी यही लगा देंगे, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए x - 1/x की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 रख देंगे होल क्यूब। यहाँ पर ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, इसको कुछ मत करिए। -3 यहाँ बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाएगा, 3 गुणा x - 1/x का मान भी 3/2। देखिए ये 3 का वर्ग क्या होगा? 3 × 9 = 27, सॉरी यहाँ क्यूब है, 3 × 9 = 27 और 2 का होगा 2 का क्यूब 8, है ना। ये हो गया आपका माइनस, ये 3 × 9 9/2, क्योंकि ये 3 ऊपर ही गुणा होगा, क्योंकि इसके नीचे /1 मान सकते हैं आप। 3 × 9 और 2 × 1 = 2। अब 9/2 को इधर लाएंगे, क्योंकि संख्या एक तरफ करेंगे तभी इसका मान आ पाएगा। तो माइनस का है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 27/8 के साथ ये प्लस का 9/2 हो जाएगा, और ये x³ - 1/x³। अब फाइनली इसका आंसर आपका आ जाएगा। जब हर बराबर करेंगे तभी इसको जोड़ पाएंगे। भिन्नों को जोड़ने घटाने के लिए हर बराबर होना आवश्यक है। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब इसको 8 बना सकते हैं 4 से गुणा करके। तो 4 से नीचे भी नहीं, ऊपर भी गुणा करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। आप देखिए 27, तो ये तो 27/8 है, ऐसे रहने दीजिए, प्लस ये 9 चौके 36 हो गया अब, और नीचे 4 दूनी 8 हो गया। अब दोनों में 8 हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, ये आपको बताना ही था, x³ - 1/x³। और आप देख रहे हैं कि ये अब हम जोड़ सकते हैं भाई, 27 और 36 ऊपर जुड़ेगा, लेकिन 8 8 हर बराबर इसको जोड़ते नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं। हर को कभी नहीं जोड़ा जाता, बराबर होने के बाद ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन अंशों को जोड़ या घटा देते हैं। अब 7 6 13 और 3 2 5 1 6, 63/8 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, कुछ कटेगा है नहीं, इसलिए 63/8 इस प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसे में कुछ भी अब दिया जाए आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न ऐसे में आ सकता है। यहीं पर अगर फॉर्मेट चेंज करें, आपको x³ + 1/x³ बताना हो और x + 1/x का मान कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से दे देता हूँ कि भाई इसका मान 7 है, 7 में भी कुछ दे दें, करना आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो अब ये प्लस वाला है तो प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, इसी सूत्र में सब जगह प्लस कर देंगे। 1/x का होल क्यूब बराबर x³ + 1/x³ माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, +3 × x + 1/x। बस अब ये सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, इसमें मान रखिए x + 1/x 7 है, 7 का क्यूब, और ये आपका ये हो गया, है ना। 7 यहाँ भी x + 1/x था, यहाँ भी 7 रख दिया। अब देखिए 7 का क्यूब होता है 343, है ना। 7 7 49, 49 7 7 9 63, 7 4 28, 6 34। ठीक है, 343 होता है। ये हो गया 7 3 21, ये 21 इधर लाएंगे तो 343 से 21 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस, और ये फाइनली आपका x + 1/x³ आ जाएगा। इसमें से घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 3, 322 उत्तर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से ऐसे प्रश्नों को भी कर सकते हैं अगर प्लस आ जाए तो। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। प्लस आए तो ये फॉर्मूला लगाइए, माइनस आए तो ये लगाइए। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर दिया 3/5 पर घात में 0, करली ब्रैकेट है इधर, मंझला ब्रैकेट और प्लस। यहाँ देखिए छोटे ब्रैकेट में फिर लिखा गया 3/5 जिस पर घात 1 है, प्लस 3/5 और इस पर भी घात क्या है 2 है, और फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर भाग का चिन्ह है, बाहर आपका 7/5 लिख करके आपका इस पे है घात में 2। ठीक है, इसको सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो मान 1 होता है, कुछ भी क्यों न लिखा हो। ऐसे लिखा है कि 12 और इस पर घात 0 है तो आप 1 कर देंगे। अगर 2068 ऐसे कुछ भी लिखा है, घात 0 है तो आप 1 कर देंगे। 2 पर घात 0 है तो 1 कर देंगे। 5 पर घात 0 1 कर देंगे। कोई भी संख्या क्यों न हो, x की घात 0 तो 1 ही। कुछ भी लिखा हो घात 0 तो मान 1, बस 0 पर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या ज्ञात नहीं होती है मैथमेटिक्स में, वो अपरिभाषित है। तो आप ये याद रखें, कोई भी संख्या हो उस पर घात 0 तो वैल्यू 1 होती, तो ये तो मान आपका 1 ही हो गया। प्लस यहाँ से देखिए 3/5 पर घात 1 मतलब वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3/5 पर घात 2, इसका मतलब 3 का वर्ग 9 और 5 का 25,
ये हो गया है ना, 3 का और 5 का वर्ग कर दीजिए इधर भाग, और ये 7 का 49 और 55 25, यहाँ भी वर्ग है। अब देखिए इनका हर बराबर करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप बटे 1 ही मान लीजिए। अब सबका जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक भिन्न जोड़ी नहीं जा सकती। हर में देखिए सबको हम 25 बना सकते हैं, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। यहाँ 25 है ही तो इसको कुछ टच करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 1 को 25 बनाने के लिए ऊपर नीचे 25 से ही गुणा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस 1 वाले में 25 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 25 होगा। हमको हर में करना है, लेकिन हर और अंश दोनों में ही गुणा होता है, आप जानते ही हैं। 3/5 हमको इस 5 को 25 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन रूल ये है कि ऊपर नीचे दोनों गुणा करिए। आगे जो 9/25 है वहाँ तो 25 है ही तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, और ये आपका 49/25। अब देखिए ये हुआ आपका 25 प्लस 5 3 15 और प्लस ये 9, और टोटल में सब जगह 25 हो चुका है तो हम ऐसे ही रहने देंगे। और भाग लगा है 49/25। इसको देखिए 25 10 35 5 40, 25 15 40 और 9 49 हो गया। 49/25 इधर भी, और भाग भी करना है 49/25 से। तो आप सीधे जानते हैं समान संख्या को समान संख्या से भाग करते तो 1 आता है उत्तर, ये कट के 1 आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक तरीका ये भी देख लीजिए, जैसे 49/25 भिन्न है, भिन्न को भाग में कैसे सरल करते हैं, भाग को गुणा बना देते हैं और बाद वाली भिन्न को पलट दिया जाता है, यानी कि उल्टा 25/49। इससे 49 49 25 25 कट के 1 आ गया उत्तर। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपका 1 हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कैसे किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, उसकी भीतरी भुजा बताइए। देखिए घन का आयतन दिया है, घन का आयतन और भुजा बतानी है, तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, घन के आयतन का सूत्र आपको मालूम ही है कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो अगर हमें भुजा बतानी पड़े तो घात 3 इस पे घनमूल हो जाएगा। घात 3 क्या होता है, दूसरी तरफ घनमूल हो जाएगा। इसका मतलब जो आयतन है उसका घनमूल निकाल देना है। तो आयतन हमारा क्या है कि 32.768 ये आपका घनमूल है, इसको आप निकालेंगे। देखिए घनमूल निकालने का तरीका ये होता है ऐसे प्रश्नों में कि आप 32.768 को पहले सरल भिन्न में बना लीजिए, दशमलव के नीचे 1 करेंगे, 3 जीरो और घनमूल तो ये है ही। अब ये सामान्य संख्या हो गई, दशमलव हट गया आपका, समझिए। तो अब आप क्या करेंगे, 32,768 का घनमूल निकालेंगे। सीधी सी बात है 32, इसका शॉर्ट वे भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन आप इसको निकालना चाहे, जैसे जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो लासा लेंगे, 32,768 का लासा लेंगे ऐसे। देखिए अब हम लासा लेकर के दिखाते हैं आपको। 2 से 1 कटेगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, और फिर इधर 2 3 6, 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर देखिए 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 8 16 पूरा कट गया, 2 1 कम 2, 1 बचा 18, 2 9 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देखिए 2 चौके 8, और फिर पूरा ये लेना पड़ेगा तो बीच में जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि एक संख्या से होता तो जीरो ना बढ़ाते। 19 से 2 9 18, 1 बचा 2 6 12। फिर 2 से देखिए 2 दूनी 4 और ये जीरो है ही, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे इसी प्रकार से, 2 से जब तक ये कट रहा है हम काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कटता चला ही जा रहा है। ये तो 2 से कटता चला गया, अगर आपको दिख रहा हो पूरा तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से 15 बार 2 आया है, तो 15 बार मतलब 3 3 के जोड़े बना लेते हैं ना, 1 2 3 ऐसे जोड़े बना लेते हैं, 3 3 के तो 5 जोड़े बनेंगे। 5 बार 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। और 1000 का तो 3 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, 3 3 का पेयर होता है, तो यहाँ से 10 ही आ जाएगा। ये आपका घनमूल हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32/10 भाग करेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक भाई, इसका 32 आया, इसका 1000 का 10 होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10 करके घन प्राप्त करके 1000 आता है ना, तो वैसे भी बता सकते हैं। और 3 जीरो का, क्योंकि घनमूल करते समय 3 3 संख्याओं का त्रिक बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने 3 3 का बनाया, तो ऐसे 5 त्रिक बने हैं। देखिए आराम से आपका ये आंसर आ गया। तो आपको ये सारे बेसिक्स समझाए भी गए हैं और आप अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं, करते रहिए। आंसर आपका 3.2 इसका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक थैले में 4 लाल गेंद 5 काली गेंद। देखिए यहाँ पर बोला गया लाल, लाल को हम बोल लेते हैं रेड, रेड यानी 4 गेंदे हैं, और काली को हम ब्लैक बी से लिख लेते हैं 5 गेंदे हैं, और सफ़ेद वाइट इसको आपकी 7 गेंदे हैं। इतनी बॉल एक थैले में भरी हैं, और यदि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाए तो उसके सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, इस बार ध्यान रखें यहाँ पर सफ़ेद ना होने की प्रायिकता है लिखा हुआ है। तो जब ना होने की प्रायिकता बतानी तो सबसे पहले तो आप इसके 2 तरीके मैं आपको समझाऊंगा। एक तरीके में देखिए क्या है, पहले आप सफ़ेद होने की प्रायिकता बता दीजिए। तो आप पहले तो टोटल भाई कुल तो निकालेंगे कि थैले में कुल गेंद कितनी है। थैले में कुल गेंद है 4 + 5 + 7, 7 × 5 = 12, 4 16, कुल गेंदें हैं 16। ठीक है, आप देख रहे हैं कि थैले में कुल गेंदें 16 हैं। तो क्योंकि प्रायिकता बतानी है तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का मैंने आपको सूत्र बताया है, अनुकूल घटनाएं आपको लेना होता है, अनुकूल घटनाएं, और बटे में लेना होता है कुल घटनाएं। आप देख रहे हैं अनुकूल मतलब जो आपसे पूछा गया है, पूछा क्या गया है, सफेद गेंद ना होने की। तो पहले आप सफेद गेंद होने की प्रायिकता इससे निकाल पाएंगे। तो सफेद होना का क्या होगा, 7 गेंदें, तो अनुकूल में 7 रख देंगे, कुल 16 में से 7 है तो 7 यहाँ 16 रख देंगे। ये जो प्राप्त हुआ प्रायिकता, चलिए इधर जगह लेके पहले पूरा बता ही देते फिर दूसरा तरीका बताएं। ये जो आया, ये प्रायिकता आई आपकी सफेद गेंद होने की, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। ना होने के लिए अब क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता, तो इसको 1 में से घटा देंगे, ना होने की प्रायिकता। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ये जो आया है। इसका तरीका आपको मैंने बताया है, इसको इससे गुणा करिए, 16 × 1 = 16, और फिर माइनस है, ऊपर 7 ही रहेगा, और बटे में जो है वही रहेगा। 16 में से 7 गया 9, 9 × 7 = 16 होता है, 9/16 ये ना होने की प्रायिकता हो गई। ठीक, एक तरीका ये, एक तरीका ये था। इसी प्रश्न में सीधे देखिए आप क्या करते कि सीधे देख लेते भाई कौन कौन सी गेंदें हैं जो सफ़ेद नहीं है। तो हम देखेंगे ये वाली और ये वाली, ये तो सफ़ेद वाली हटा दीजिए, ना लीजिए, तो बचेगा 5 × 4 = 9, तो सीधे 9 बटे नीचे कुल घटनाएं 16, 9/16 उत्तर। सीधा आप देख लीजिए भाई, इसमें हमने ये लाल लिया है और लाल लिया और काली लिया है, सफ़ेद लिया ही नहीं, तो सफ़ेद की प्रायिकता आएगी नहीं। ठीक है, 9/16 डायरेक्ट आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों तरीकों में जो आपको समझ में आए, बेहतर लगे करिए। तरीके इसलिए बता दिए जाते हैं कि कभी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें डायरेक्ट अप्रोच काम ना करे, तो आपको दोनों पैटर्न मालूम हो, आप कर सकें। ठीक है, चलिए मान लीजिए कभी ऐसा कोई प्रश्न बने जिसमें संख्याएं ना हो, है ना, चर राशियां हो, ABCD XYZ में कुछ प्रायिकता आ जाए और आपसे पूछे ना होने की प्रायिकता, तो आप उसको 1 माइनस करके बता देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ऐसे प्रश्न मैं आपसे कहूं कि सांकेतिक भाषा में प्रश्न बने ऑब्जेक्टिव में, और आपसे कहा जाए यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता A/B है, तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता बताइए। तो आपको ऐसे लिखा होगा 1 - A/B। इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, B को इससे करेंगे B ही आएगा, माइनस में A और बटे B, ये आंसर हो गया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ना घटित होने के लिए 1 में से घटाते हैं। अब जब संख्याएं होती तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी संख्या के घटित होने, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाल पाते हैं तो ना होने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब एक सारणी है जिससे मध्यिका, तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सारणी में आपको एक और सारणी बनानी पड़ती है, जो दी होती है उससे आपको एक कॉलम बढ़ा के बनाना होता है। 3 कॉलम की एक सारणी आपको बनानी पड़ती है, जिसमें से आप देखिए यहाँ पर आपको पद पता है और ये आपको बारंबारता पता है। यहाँ पर आपको एक और चीज लिखनी होती है, संचयी बारंबारता। ठीक है, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये पद क्या है, देखिए 3, 4, 6, 8, 12, ये आपके पद है। पदों की बारंबारता देखिए 3 2 बार आया है, 4 5 बार आया है, इसी प्रकार से 6 4 बार आया है, 8 5 बार आया और 12 3 बार आया है। सारणी में आपको दिख रहा है कौन कितनी बार आया है। ठीक है,
अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये बारंबारता वाली जो वाला क्रम है, कॉलम है, इसी में सबसे पहला ऐसे ही लिख देते हैं 2। अब इस 2 में इस 5 को जोड़ेंगे, 7 लिख देंगे। 7 में 5 यहाँ पर आ चुका है, 7 हो चुका है ना, 2 पहले ऐसे लिख दिया, 2 में 5 जोड़ा 7। अब इस 7 में आगे की संख्या 4 जोड़ेंगे 11। अब 11 हो चुका है, इसमें अगली संख्या जोड़ेंगे, ये वाली 5, 11 5 16। 16 हो चुका है, उसमें अगली संख्या जोड़ेंगे तो 19। आप देखिए पहले भी ये चीज़ थी, 19 आ गई है यहाँ से, और 19 आपका ये वाला बारंबारता का योगफल करने पर योगफल बारंबारता का n से लिखा जाता है। ये जो बारंबारता वाली लिस्ट है, कॉलम है, इसको अगर जोड़ें तो उसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो जोड़िए, 5 2 7 4 11 5 18 3, सॉरी यहाँ से देखिए 5 2 7 4 11 11 5 16 3 19, ये हो गया 19। ये योगफल 19 आया और यहाँ आखिरी में भी 19 मैच करना चाहिए। अगर हो गया तो बिल्कुल सही आपने संचयी बारंबारता निकाला है। एक बार फिर से संचयी बारंबारता को देख लीजिए। बारंबारता वाले पहले एलिमेंट को ऐसे ही लिख लेते हैं 2, उसके बाद आगे वाली संख्या जोड़ते जाते हैं। 2 में 5 जोड़ा 7 आया। अब 7 हो चुका है, इसमें 4 जोड़ेंगे 11 आएगा। 11 हो चुका है, उसमें अगली संख्या जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 हो चुका है, उसमें 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। बस ये हो गया, संचयी बारंबारता ऐसे निकलता है, जोड़ते चले जाते हैं बस। अब आपका कार्य क्या है कि क्योंकि n आप देख रहे हैं यहाँ विषम है, n का कैसे मिलता है, n बारंबारताओं की संख्याओं का योगफल होता है जो कि विषम है, तो मध्यिका का विषम वाला सूत्र ही लगाया जाएगा। मध्यिका निकालने का विषम का सूत्र होता है n+1 और टोटल बटे 2 वह पद, ये सूत्र होता है, जिसमें से n का मान 19 है तो आप लिखेंगे 19 + 1 टोटल बटे 2 और यहाँ पर वह पद। अब आप देखिए 19 से 1 20 हो गया, 20 बटे 2 और आगे वही लिखेंगे वह पद। 2 से 20 कटेगा तो मतलब 10, यानी 10वां पद, ये हो गया। अब 10वां पद यहां पर आया, 10वां पद, लेकिन अब मध्यिका तो नहीं आया अभी। ये पता चला है कि मध्यिका जो है वो 10वां पद ही आंसर होगा। अब इस 10वें पद को ढूंढे कैसे, कौन सा पद 10वां पद है, कौन सा पद जो है 10th टर्म है, तो इसको यहां से इसको ढूंढने का तरीका ये होता है कि संचयी बारंबारता में जाइए, देखिए 10 कहाँ मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, 7 में नहीं मिलेगा, 11 में 10 मिल जाएगा। तो 11 के ठीक सामने वाले पद पे जाइए, पद क्या है 6, 11 वाली लाइन में जो पद है 6 वही मध्यिका होगा, ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से आप ढूंढ लेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें और ये आपका मध्यिका का आंसर हो चुका है। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं और अच्छे से उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, खूब जमकर शेयर करिए फ्रेंड्स में। चलिए देखते हैं। अब चलिए कुछ और प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया यहाँ पर, यदि समकोण त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं जिसको बोला गया है PQR, और बोला गया है कि Q पर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90, तो हमें यहाँ पर Q रखना है। आप Q पहले इसको रख दीजिए। अब PQR है तो P इसको कर देते हैं, Q इसको कर देते हैं, R इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये एक समकोण त्रिभुज PQR बन गया। अब जो जो कहा गया है उसको ध्यान से समझिए। कहा गया है कि PR + QR 25 है और PQ 5 है। देखिए PQ यहाँ पर लिखा है तो इसको आप 5 सेंटीमीटर दिया है, हम लिख देते हैं इस फिगर में। और जो स्टेटमेंट दिया है एक आपको कि PR और QR का योगफल 25 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर PR + QR का योगफल 25 है, इसको नोट किया। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में यदि हमें 2 भुजाएं पता होती तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल लेते हैं, तो हमें ये तो मालूम नहीं है। यहाँ जबकि दूसरी भुजा के स्थान पर आपको एक संबंध दिया, एक स्टेटमेंट दिया, तो ऐसे में क्या करिए, QR, आप देखिए यहाँ पर QR या PR में से एक को एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। देखिए QR को मैं मान लेता हूँ कि ये X होगा, तो अगर QR X होगा तो हमें ये तो मालूम ही है कि दोनों का जो योगफल है वो 25 है, ठीक है। तो QR X है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसी में अगर हम इस QR का मान रखें यहाँ X, तो ये बराबर 25 है ही। अब हम PR को लिख सकते हैं, इस X को इधर भेजेंगे तो 25 - X होगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर X। अब ये एक स्टेटमेंट इसके लिए भी आ गया, PR का मान 25 - X, तो ये जो P से R है इसको हम 25 - X लिख देंगे। इस प्रकार देखिए तीनों भुजाएं X में अज्ञात राशि में हमारे सामने। अभी ये पता नहीं कि ये भुजाएं कितनी कितनी हैं, फिर भी हम ये जानते हैं कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर दें तो हमें ये X पता चल सकता है। तो देखिए पहले हम इनको ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए कैसे ज्ञात हो जाएगा, बहुत ही आराम से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। बहुत ही आराम से यहाँ पर आप देखिए ये आपका कर्ण है PR, हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, PR² लंब की जगह आप देख रहे हैं QR है तो हम यहाँ QR लिख सकते हैं, और आधार की जगह PQ है तो यहाँ PQ लिख सकते हैं। अब इनके मान रखिए, PR की जगह देखिए, PR की जगह है 25 - X और ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। QR के प्लेस पे देखिए X आपने माना है,
पी क्यू के प्लेस पर आपको 5, सॉरी यहाँ पर देखिए उल्टा लिख गया, लंब की जगह आप लिखेंगे आर क्यू, है ना, क्यू आर, ठीक तो है, आर क्यू ये लंब की जगह पर हो गया और पी क्यू आधार की जगह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रखा और लंब के प्लेस पर x रखा और आधार के प्लेस पर 5 रख दीजिए, ठीक तो है, हाँ ओके, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा, सारे मान हमने रख दिए, यहाँ से देखिए ये सारे मान आपने रख दिए। अब सॉल्व करना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी कि 25 गुणे x, ये जो है a और b, ये आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे ये कर दिया गया। ये आपका होता है एक्स स्क्वायर और प्लस 50 ये 25, ये सारे हमने कर दिए। अब देखिए क्या होगा, 25 का वर्ग हो जाएगा 625 और प्लस का ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। एक्स स्क्वायर सब एक तरफ करेंगे, एक्स एक तरफ कर लीजिए, संख्या एक तरफ कर लीजिए। तो अगर एक्स वालों को उधर भेज दें तो इधर आपका 625 है ही और कोई संख्या इधर है नहीं, इस 25 को इधर ले आए, प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 25 इधर ले आए और एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो पहले उधर एक्स स्क्वायर ये वाला पहले से इसको नोट करेंगे, ये उधर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये भी एक्स वाला उधर भेज दीजिए तो ये प्लस का 50x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस उधर प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है, कट जाएंगे। यहाँ से 625 में 25 जाएगा तो केवल 600 बचेगा और इस तरफ देख रहे हैं आप 50x बचा। अब ये 50 गुणे x है तो 50 को इधर लाएंगे तो 600 के नीचे बटे में 50 हो जाएगा। इस तरीके से x का मान आएगा 5 से कट के 12, x का मान तो आपका आ गया 12। अब अगर x का मान 12 आ गया तो ये आपको 12 मिल गया, यहाँ से 25 में से आप 12 माइनस कर देंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं 5, 12 और 13 ये साइड्स आ चुकी हैं आपकी, इस समकोण त्रिभुज की साइड्स 5, 12, 13 आ चुकी। इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अब आराम से हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। अब ये मिल गया, क्योंकि तीनों साइड्स मिल गई तो आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे इसने कहा है साइन p, यहाँ पर एंगल p है, ध्यान रखिए साइन p बोला है तो p मतलब ये वाला कोण लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि जो कोण लिखा होता है साइन कॉस टैन के साथ उसके सामने वाली भुजा लंब मानी जाती है, तो ये तो लंब हो जाएगा। और साइन होता भी आप जानते हैं, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो बेसिक लेक्चर देख लें जा करके, जो चैप्टर वाइज ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई है वहाँ पर देख लें, जो बच्चे नए हैं तो वो सीख जाएंगे। साइन p बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब तो इसके सामने ये 12 हो गया और कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा ये 13 ये हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया साइन p। अगला दिया हुआ है टैन p, टैन होता है लंब बटे आधार, पहले तो ये लिखिए। अब इस टैन के साथ जो कोण p लिखा है इसके आधार पर p के सामने वाला ही लंब होगा, तो यहाँ भी 12 ही लिया जाएगा और आधार इस बार आएगा तो बटे 5। मान लीजिए यही होता साइन r, अगर ये पूछा गया होता, देखिए साइन p के बजाय साइन r होता तो सूत्र तो यही लगता लंब बटे कर्ण, लेकिन देखिए चेंज क्या आते, क्योंकि r होने के कारण अब ये वाला एंगल लिया जाएगा। ये वाला कोण अगर होगा तो इसके ठीक सामने वाला ये जो भुजा आप देख रहे हैं ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, इस बार लंब 5 हो जाएगा यानी ये वाला, और कर्ण नहीं बदलता, कर्ण तो वही रहेगा 13, तब ये उत्तर हो जाता है। ये सब बातें बारीकियां ध्यान रखिए अच्छे से, बस कुछ भी पूछा जाएगा आप बता पाएंगे, ठीक। आई होप आप ढंग से ये बात समझ गए होंगे और ये प्रश्न कैसे सॉल्व किया गया इसको भी आप जान गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको मैंने समझाया है। कॉसेक 18 और नीचे लिखा है सेक का 72 और फिर प्लस 1/3 और यहाँ लिखा हुआ है साइन का 65 अपॉन कॉस का 25 और फिर है माइनस का 1/2 और इधर लिखा हुआ है टैन का 17 और बटे कॉट का 73, ठीक है। ये आपको मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दो एंगल ऐसे लिखे ऊपर नीचे बटे में जिनका योगफल 90 हो रहा है। देखिए 72 और 18 90, 25 और 65 90, 73 और 17 90। जब इस तरीके के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं तो हम एक सूत्र हमने आपको बताया है, तरीके बताए हैं कि आप क्या करिए, इनमें से किसी एक को बदल दीजिए 90 माइनस के रूप में, 90 में घटा के। जैसे मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कॉसेक 90 माइनस 72। अगर देखिए ये मैं नीचे वाला मैं लिख इसको रहा हूं, लेकिन यहाँ पर 90 माइनस 72, 90 में 72 घटाएंगे 18 ही तो होगा। देखिए 18 था, 18 ही लिखा है, अभी मैंने कुछ और नहीं किया। यहाँ पर कॉसेक 18 था, अभी भी ये कॉसेक 18 ही है, बस 90 माइनस 72 कर दिया है।
90 में 72 घटाएंगे तो होगा तो 18 ही, तो इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। आप देखिए ये चीज़ें जब इनका योगफल 90 हो रहा होता है दोनों संख्याओं का, तो किसी एक को इस रूप में बदल देते हैं। ऊपर वाले को बदलना था तो हमने 90 में 72 घटाया, अपने आप बदल गया। और नीचे वाला फिर नहीं टच करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे sec 72। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, किसी को ऊपर नीचे जिसका आपका मन हो। चलिए यहाँ मैं नीचे बदल के दिखा देता हूँ, तो sin 65 वैसे ही लिखा रहने दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए cos में 90 माइनस 65। आप बताइए, था 25, हमने ये वाला घटाया 90 में, क्यों? आप बताइए 90 में 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 ही तो आएगा। 90 में 65 घटेगा तो 25 ही मिलेगा। इसका मतलब लिखा ये 25 ही है, बस इस रूप में लिख दिया गया है। ये भी हो गया माइनस 1/2, यहाँ भी वही काम करेंगे हम। चलिए इसमें tan को ही लिख देते हैं, 90 माइनस 73। 90 में 73 घटाएंगे तो 17 ही आएगा, अभी भी 17 ही लिखा है बस, और नीचे वाला ऐसे ही लिख देंगे। तो मुझे आशा है आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो इतना काम करने के बाद अब होता क्या है, जब भी कोई चीज़ ऐसे साइन में 90 माइनस कुछ भी लिखा है, मान लीजिए x लिखा है, तो होता क्या, साइन बदल जाता है कॉस में। ऐसे प्रश्न का सूत्र ये होता है, साइन बदल जाता है कॉस में, और यहाँ जो भी कोण होता है वो इसके साथ आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा लिखा है, साइन तो कॉस में बदलता है। पहले कौन किस में बदलता है ये नोट कर लीजिए, साइन बदलता है कॉस में, और कॉस हो तो साइन में। इसी तरीके से अगर कहीं कॉसेक होता है तो वो सेक हो जाता है, और सेक हो तो कॉसेक हो जाता है। और इसी तरीके से एक और टैन हो तो कॉट में बदल जाता है, और कॉट हो तो टैन। पहले तो ये 3 तरीके आपको मालूम होने चाहिए कि कौन किस में बदलता है। अब आप देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस x था तो कॉस बदला, कॉसेक किस में बदलता है, कॉसेक बदलता है सेक में। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऊपर कॉसेक 90 माइनस यहाँ पर क्या 72 ना, सेक का 72। तरीका क्या बताया मैंने, जो जिसमें बदलता है। जैसे इसको एक बार फिर से ढंग से देख लीजिए। अब आप देखिए ये था कॉसेक और यहाँ था 90 माइनस 72, तो इसको बदलने का तरीका है, कॉसेक पहले चेंज होता है सेक में तो सेक लिखेंगे, और यहाँ 90 माइनस में क्या लिखा 72, इस जगह जो लिखा वही यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमने बदल दिया, और नीचे ऑलरेडी क्या है सेक 72 है ही। फिर प्लस ऐसे ही यहाँ पर साइन, इसको तो ऐसे ही रखेंगे 1/3, साइन का 65 ऊपर है ऐसे रखिए। नीचे कॉस, कॉस से साइन हो जाता है, कॉस बदलता साइन में, अभी मैंने बताया। और यहाँ क्या है 65, तो इसी के साथ आ जाएगा। और ये फिर आपका है माइनस 1/2। यहाँ पर देखिए टैन बदल जाता है कॉट में, और यहाँ क्या है 73, तो कॉट का 73, और नीचे भी कॉट 73 है ही। ये देखिए ऊपर नीचे सेम सेम हो गया सब, ये कट गया। ठीक है, समान संख्याएं ऊपर नीचे हो गई इसलिए ये कैंसिल हो गई। तो अब बचा क्या, यहाँ से सब कट गया, एक ही बचा, यहाँ से 1/3 यही बचेगा क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा होकर 1/3 ही रहेगा, और यहाँ से सिर्फ 1/2 बचा क्योंकि ये तो कट ही गया। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम लेना आपको मालूम है, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 और 2 का लासा 6 होता है, तो सबको 6 बनाएंगे। ये 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, इसमें प्लस 1/3 है, इसको भी 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा होगा, और ये 1/2 है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से होगा। इस प्रकार से सबका हर हो गया बराबर, सबके नीचे आपका देख रहे हैं 6 हो गया। ऊपर जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 कम 6 प्लस 2 कम 2 माइनस 3। आप देख रहे हैं 6 2 8 में से 3 जाएगा 5, 5/6 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 5 ऊपर बचा 6 नीचे, 5/6 इसका उत्तर हो गया। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको भी समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों की अप्रोच क्या होगी और कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा प्रश्न बना दें आप ध्यान रखिए, बस तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज √3 tan 5x। √3 में tan 5x बराबर 1, तो आपको x का मान बताना। आप देखिए पहले यहाँ कुछ भी लिखा हो, आप इसको इस तरीके से tan 5x, tan का ये √3 गुणे में है, इधर आएगा 1 के नीचे बटे में हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो 1/√3 है और इधर tan में कुछ लिखा है। tan में 1/√3 का मान भी आपको मालूम है, टेबल मैंने आपको पढ़ाया है कि tan में 1/√3 होता है tan 30 का मान। कभी भी आप टेबल बनाना मैंने सिखाया है आपको, देख लीजिए जिनको ना मालूम हो कि tan 30 डिग्री का मान ये होता है। तो इसका मतलब 1/√3 की जगह हम tan 30 भी लिख सकते हैं, और tan 5x इधर है, इसको हम लिख दें tan 30। तो दोनों तरफ से tan कैंसिल, या फिर कंपेयर करेंगे तो 5x 30 के बराबर हो जाएगा। इधर 5x और यहाँ 30, क्योंकि बीच में बराबर लगा, इधर tan है ही, तो 5x भी 30 के बराबर होगा। x बराबर 30/5, क्योंकि ये गुणे में, इधर आएगा बटे में, 5 छक्का 30, तो x बराबर 6 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है शंकु का आयतन दे दिया गया है।
आयतन जो कि V से लिखते हैं 100 पाई और आगे घन सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बोला गया है यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इस शंकु के आधार की त्रिज्या जिसको हम R से लिखते हैं वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये भी पता है। तो आप इसको वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। आपको वक्र पृष्ठ जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं ये ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए आपको शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर एल, और एल यहाँ नहीं है। आपके पास शंकु का आयतन है। ठीक है, शंकु का आयतन है, आधार की त्रिज्या है, लेकिन वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए जो एल चाहिए वो एल आपका नहीं है। ठीक है, तो पहले हम शंकु का आयतन है इससे सूत्र लगाते हैं। शंकु का आयतन का ही सूत्र पहले लगा देते हैं। जो है हमारे पास शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे 1/3 और यहाँ आयतन दिया था 100 पाई, तो इधर 100 पाई लिख देंगे 1/3 और पाई गुणे आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर गुणे एच। अब देखिए ये पाई जो है इधर से पाई पाई कट जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं कि जो चीज़ बटे में है, जैसे यहाँ पर 100 पाई इधर है, जो चीज़ बटे में वो इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी, और जो चीज़ इस तरफ गुणे में है जैसे पाई और 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई, ये इधर बटे में आ जाएगा। भाई ये पाई भी और ये बटे में आ जाएगा, तो इधर बराबर एच। अब देखिए पाई से पाई घटा 25 चौके 100 4 3 12, एच आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए उस शंकु की हाइट भी आ गई, आपको एच भी मिल गया 12 सेंटीमीटर। कैसे मिला इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे हम बढ़े। अब यहाँ पर ये मिल गया आपको एच। अब हमें एच है और हमारे पास आर है, लेकिन जो वक्र पृष्ठ होता है इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ये जो वक्र पृष्ठ है ये होता है पाई आर एल। हमें आर तो है हमारे पास 5, लेकिन एल नहीं है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं है। देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या होती, इस प्रकार से शंकु बनता है। आप जानते हैं कि ये इसमें शंकु के नीचे वृत्त होता है और ये हाइट है, त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक आधी त्रिज्या होती है, और ये जो इधर आप देख रहे हैं तिरछी वाली रेखा इसी को एल कहते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो आप अगर ध्यान दें तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो पाइथागोरस से इनके बीच में एक रिलेशन आता है। मैंने सूत्र आपको बताया है कि एल एच और आर में एक सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी सूत्र की सहायता से हम एल निकाल लेंगे। देखिए इसी सूत्र से हम एल निकालेंगे, तो क्योंकि एल स्क्वायर निकालना है, एच आपका 12 आया है 12 रख दीजिए, आर आपका 5 था यहाँ पर तो 5 रख दीजिए। आप 12 का 144 प्लस 5 का 25 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं एल स्क्वायर बराबर 169 इसको जोड़ने पर, तो क्योंकि वर्ग है तो इस पे वर्गमूल हो जाएगा, एल बराबर इधर वर्गमूल हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो आपका देख रहे हैं 13 सेंटीमीटर ये तिर्यक ऊंचाई, एल भी आ गया 13 सेंटीमीटर। ये सब आप नोट रखिए, बाकी मैं हटा रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर वक्र पृष्ठ निकाल देता हूँ। देखिए अब वक्र पृष्ठ कैसे आएगा, बहुत आसानी से आप देख लीजिए। वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना था, और वक्र पृष्ठ जो शंकु का होता है उसका सूत्र आप जानते हैं। वक्र पृष्ठ बोलें या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान रखें अभी ना रखें कोई दिक्कत नहीं, आर का मान है 5 है, आर तो 5 है, आर की जगह 5 ही रखेंगे। इन सब के बीच में गुणा है, एल आपका 13 आया, तो आप देखिए 13 बचे 65 और ये पाई, 65 पाई उत्तर बोल दीजिए, क्योंकि वक्र पृष्ठ एक तरह का क्षेत्रफल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आपको पाई का मान रखना हो तो आप चाहें तो ऐसे 65 गुणे पाई का मान 22/7 रख दीजिए, या 3.14 होता है वो रख दीजिए। 22/7 कोई भाग करेंगे तो 3.14 पाई का मान, इसको गुणा कर देंगे तो दशमलव में भी उत्तर आ जाएगा। वैसे यहीं छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, आपका उत्तर मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए इसमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले इनकी आयु माननी पड़ती है पिता और पुत्र की। तो यहाँ बोला गया 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात है, वर्तमान में किसी की आयु पता नहीं है, तो आप पहले मान लीजिए कि माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। ये जो आयु आप लिख रहे हैं ये वर्तमान लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, प्रेजेंट में अभी की आयु है। और पुत्र की जो आयु होगी वो मान लेते हैं y।
दोनों की आयु को हमने मान लिया। अब क्योंकि दोनों की आयु को मान लिया गया है तो अब क्या करना है, जैसा कंडीशन बोला, जैसे इसने कहा 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले यही काम कर लेंगे। 5 वर्ष पूर्व दोनों 5-5 वर्ष कम रहे होंगे। 5 वर्ष पूर्व, देखिए जब भी ऐसा है 5 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पश्चात या बाद में, तो आप पहले उतना बढ़ा लीजिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप आज 25 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व 20 के रहे होंगे ना। कोई 45 का है तो वो 40 का रहा होगा 5 वर्ष पूर्व, तो उसमें माइनस करना जरूरी है। पहले तो हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व पिता रहे होंगे, यानी पिता की आयु रही होगी, ये जो x है इसमें से 5 कम है ना। और इसी तरीके से जो पुत्र की आयु रही होगी 5 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु में 5-5 कम रहा होगा, ये हो गया। अब जैसा इसने कहा हो वैसा काम कर लीजिए। अब हम देखेंगे प्रश्न में क्या कहना चाहा था इसने कि 5 वर्ष पूर्व की शर्त क्या है। 5 वर्ष पूर्व की शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, पिता की आयु ये वाली कहना चाह रहा है कि ये जो पिता की आयु है ये बराबर था 3 गुना किसका, पुत्र का, यानी y-5। ये लिख गया। इसी को सरल करिए और आपका देखिए 3 से ये y गुणा होगा, 3y माइनस है, 5 से 15 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स वाई अरेंज करिए, एक्स वाई वाला इधर लाइए और संख्या को उधर ले जाइए। उधर पहले से -15 है, ये प्लस का 5 और पहुंच जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या गया माइनस, इसलिए -10। ये पहला इक्वेशन बन गया। ध्यान रखें, पहला समीकरण तैयार हो गया। इसको मैं नोट कर दूंगा यहाँ पर पहला समीकरण, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चीज़ आप मैं हटा रहा हूँ इस यहाँ तक, ताकि आगे जगह हो जाए और अच्छे से कार्य कर पाएँ, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। आप ढंग से देखिए यहाँ से, और समीकरण को लिख देता हूँ, x माइनस 3y बराबर -10। ये पहला समीकरण बन चुका है। ठीक है, आप आगे बढ़ के करेंगे सब चीज़ें, मैं थोड़ा सा जगह की कमी के कारण ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 10 वर्ष बाद, अब अगली कंडीशन ऐसे ही 10 वर्ष बाद, तो पहले तो काम यही करेंगे कि भाई 10 वर्ष बाद, तो क्योंकि वर्तमान उम्र यही है हमारे पास, तो 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो अपने आप 10 बढ़ जाएगी। पिता की आयु वो इस x में 10 बढ़ जाएगी। भाई 10 था तो इसमें x बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, और पुत्र भी 10 बढ़ जाएंगे। ये बात अब आपको समझ आ चुकी होगी कि y में भी 10, दोनों को हमने 10-10 बढ़ा दिया 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद शर्त क्या है उसको देखेंगे, फिर से वही काम, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार शर्त देखेंगे। 10 वर्ष बाद की शर्त ये है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, जो पिता है वो पुत्र से 2 गुनी आयु उनकी हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि पिता की जो आयु है ये x + 10, ये बराबर होती है 2 गुने के अपने पुत्र की आयु की, यानी कि y + 10 का 2 गुना हो जाता है, ऐसा बोला गया है, लिख दिया। अब देखिए x + 10 बराबर 2 को इसमें भी 2 को इसमें भी गुणा करेंगे तो 2y + 10 दूनी 20 हो जाएगा। 2 y और x एक तरफ कर लेंगे समीकरण बनाने के लिए, और 10 संख्या एक तरफ, तो उधर 20 है ही, ये +10 उधर जाएगा, -10 हो जाएगा। x - 2y बराबर 10, ये दूसरा समीकरण बन करके तैयार हो गया। इसको हटाने जा रहे हैं, आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो शेयर जरूर करिए। ठीक, चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, सॉरी, x - 2y बराबर 10। ओके, यहाँ से x - 2y बराबर 10 ये आ गया। तो अब क्योंकि दोनों समीकरण आपके सामने आ चुके हैं, अब इनको सरल करने का तरीका क्या होगा, दोनों समीकरण में x समान है ही, समान है, तो हम क्या करेंगे, ये भी प्लस, समान चिन्ह भी है। जब समान चिन्ह होते हैं तो दोनों समीकरणों को हल करने के लिए लिखा जाता है घटाने पर। अगर चिन्ह विपरीत हो, एक का प्लस एक का माइनस, तब आप जोड़ते हैं, तो यहाँ घटाएंगे, और घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। x ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये -2y था तो आप इसको +2y मानेंगे, ये प्लस का 10 है, ये -10 माना जाएगा। ये x में से x खत्म, क्योंकि ये प्लस का x अब माइनस हो गया, ये माइनस का 3y, अब ये जो 2y पहले माइनस था अब माइनस नहीं रहा बल्कि प्लस माना जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल गए हैं नीचे के, तो प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y जाएगा, एक ही y बचेगा, लेकिन ये बड़ी संख्या क्या गया माइनस, इसलिए माइनस का बचेगा। यहाँ देखिए ऊपर भी माइनस, ये भी माइनस हो चुका, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का ही 20 आएगा। जब -10 और -10 जुड़ेंगे, दो ऋणात्मक संख्या जुड़ती है तो उत्तर माइनस ही आता है। ये हो गया, दोनों तरफ से माइनस कट गया, y बराबर 20। आप देख रहे हैं y बराबर 20 वर्ष, और y कौन था, पुत्र की आयु है 20 वर्ष। ठीक है, अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान हम समीकरण
2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए 1 में रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समीकरण 2 था x माइनस 2y बराबर 10, पहले जो था चिन्ह बदला वाला नहीं, पहले क्या था x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2 गुणे y का मान आ गया 20 बराबर 10, ये हो गया x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, x बराबर ये माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, जो कि जुड़ करके आ गया 50 वर्ष। इसका मतलब पिता जो है वो 50 वर्ष के हैं वर्तमान में। ठीक है, अब आपने आंसर सही निकाला नहीं निकाला इसको चेक करने के लिए आप किसी एक शर्त को चेक कर लीजिए, ओरल ऐसे चेक कर लीजिए। देखिए मैं चेक करता हूँ। एक शर्त ये थी कि 5 वर्ष पूर्व, तो अगर हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखें तो पिता 45 और पुत्र 15। देखिए 5 घटा देते हैं, कहा गया था 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए क्या 3 गुनी है, बिल्कुल 15 3 45 3 गुनी है, यानी आपने बिल्कुल सही किया। अगर 10 वर्ष बाद दूसरा भी चेक करना है तो देखिए हम 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब पिता 60 के हो जाएंगे और 10 वर्ष बाद ये 20 में 30 हो जाएगा। अब आप देखिए जरा, 10 वर्ष बाद बोला गया था कि पुत्र की आयु 2 गुनी, पिता की आयु पितृ से 2 गुनी, अब देखिए यहाँ 2 गुनी है, 30 दूना 60, यानी बिल्कुल सही आंसर आया है। आपको कोई घबराने की बात नहीं है, परफेक्ट आंसर है, ऐसे चेक कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्लासेस आपको अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप लोग वीडियोस को खूब शेयर करिए, सारे फ्रेंड्स को जोड़िए, लगातार वीडियो शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।